दीपेश, एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम किसी धोखे में मत रहना। मैं तुम्हारी माँ की तीमारदारी करने के लिए उनके पास बिल्कुल भी नहीं जा रही। प्रतीक्षा ने अपने पति दीपेश की बातों से चिढ़कर तमतमाते हुए कहा। अभी अभी दीपेश और उसकी माँ की फोन पर बातचीत चल रही थी। दीपेश की माँ की सीढ़ियों से गिरने की वजह से कमर की हड्डी टूट गई थी। अब दीपेश तो नौकरी के कारण अपनी पत्नी प्रतीक्षा के साथ दूसरे शहर में रहता था। घर पर तो माँ नीमा जी और उनके पति सुभाष ही रहते थे। वैसे तो वो लोग अपनी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अचानक इस मोड़ ने सब कुछ गड़बड़ा सा दिया। आनन फानन में नीमा जी का ऑपरेशन भी हो गया। अब घर में समस्या आई खाने पीने और सब कामकाज की। सुभाष जी ने कभी घर का कोई काम किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम तो वो संभाल ही लेते, पर खाना पीना संभालना तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। दीपेश तो अपनी माँ की समस्या के बारे में सुनकर तुरंत उनके पास जाने की सोचने लगा, लेकिन ऑफिस से मार्च की क्लोजिंग के कारण किसी भी हालत में छुट्टी नहीं मिली और वो चाहता था कि अगर वो अपने माँ पापा के पास नहीं जा पा रहा है तो कम से कम प्रतीक्षा तो चली ही जाए। अभी थोड़ी ही देर पहले उसकी मम्मी का फोन भी आया कि बेटा थोड़े दिनों के लिए प्रतीक्षा को भेज दो। तो दीपेश ने तुरंत हामी भर दी कि हाँ, मैं प्रतीक्षा का टिकट करवा दूंगा और वो वहां आ जाएगी। लेकिन जैसे ही माँ बेटे की बात समाप्त हुई, प्रतीक्षा ने बिदक कर तुरंत मना कर दिया। प्रतीक्षा, अगर इस मुसीबत के समय में तुम मम्मी पापा के पास नहीं जाओगी तो और कौन जाएगा? दीपेश ने प्रतीक्षा को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। नहीं दीपेश, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी, मेरा तो काम करते हुए हाल ही बेहाल हो जाएगा। प्रतीक्षा ने नाक भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जैसे कि उसको अभी के अभी बहुत गर्मी लगने लगी हो। लेकिन प्रतीक्षा, साल भर पहले जब मम्मी जी यानी कि तुम्हारी मम्मी की भी जून में तबीयत खराब हो गई थी, तब भी तो तुम गई ही थी उनकी सेवा करने के लिए। मैंने तो तुमको एक बार भी मना नहीं किया था। ऊपर से ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं भी उनको देखने के लिए गया था। दीपेश ने फिर से अपनी जिद्दी और अक्खड़ी पत्नी को समझाने का प्रयास किया। अरे वो मेरी मम्मी है, प्रतीक्षा तपाक से बोली। अच्छा, तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? कितना ज्यादा दुलार प्यार करती है वो तुम्हें। तुम्हारी जरा सी भी परेशानी में वो झट से दौड़ी चली आती हैं और तुम उनके प्यार और स्नेह का ये सिला दे रही हो। दीपेश की आंखों में प्रतीक्षा की बात सुनकर आंसू झिलमिलाने लगे। दीपेश यार, बेकार की बहस मत करो। मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। मुझसे बेकार की जिद मत करो। प्रतीक्षा ये बात कहते हुए वहां से उठ खड़ी हुई और घर के कामों में लग गई। दीपेश ने अपना माथा पीट लिया। क्या करूं मैंने मम्मी को भी हाँ कर दी है। अब तो कोई ना कोई बहाना बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रतीक्षा को किसी भी काम के लिए जबरदस्ती मनवाना बिल्कुल लोहे के चने चबाने जैसा था। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि जब दीपेश ने मोबाइल रखा तो वो काटना भूल गया और उन दोनों की सारी बातें नीमा जी ने साफ साफ सुन ली। खैर, संतोषी स्वभाव की नीमा जी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने खुद ही फोन काट दिया ताकि दीपेश ना जान पाए कि उसकी माँ ने बहू बेटे की बातें सुन ली है। हेलो मम्मी, बड़ी समस्या हो गई है। कुहू के कुछ ही दिनों में पेपर होने वाले हैं और उसको स्कूल से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, इसलिए प्रतीक्षा को कैसे भेजूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात कहते कहते दीपेश का दिल कांप रहा था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी मम्मी से झूठ नहीं बोला था। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मैं यही सोच रही थी कि क्यों बेकार में तुम लोगों को परेशान करना। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारी बुआ जी की बहू को बुला लेती हूँ। घर में बाकी सब काम के लिए तो मेड लगी ही है, सब निपट जाएगा, तुम परेशान मत होना। नीमा जी ने मन ही मन रोते हुए इस तरह से कहा कि उनका बेटा भी आहत ना हो, क्योंकि वो क्या ही करता अगर बहू नहीं आना चाह रही है। ठीक है मम्मी, दीपेश ने बहुत ही दुखी मन से कहा। वो खुद को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि क्या कहेंगे परिवार और समाज के लोग, लेकिन प्रतीक्षा को कहाँ परवाह थी इन सब बातों की। खैर, नीमा जी ठीक भी हो गई और समय बीतने लगा। नीमा जी ने किसी भी प्रकार से
बहू बेटे को कुछ जाहिर नहीं होने दिया और प्रतीक्षा से भी ठीक ठाक बात कर लेती। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन प्रतीक्षा बाजार में मोटरसाइकिल से गिर पड़ी। उसके भी पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब तो सचमुच बड़ी मुसीबत हो गई। दीपेश, ऐसा करो मम्मी जी को यहाँ पर बुला लो, वरना घर का काम कैसे निपटेगा। कुहू को स्कूल भी जाना है, तुमको भी ऑफिस जाना है। प्रतीक्षा ने अपने पैर पर हाथ रखकर कराहते हुए कहा। प्रतीक्षा, आज तुमको मेरी मम्मी की याद आ गई? उस समय क्या हुआ था जब उनको तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी? अब तुम अपनी मम्मी को फोन करके बुला लो। दीपेश ने आक्रोशित होकर कहा। अरे दीपेश, मुझको ये सब क्यों सुना रहे हो? मेरी मम्मी कैसे आएंगी? भाभी की डिलीवरी का समय बिल्कुल नजदीक आ रहा है और ये बात तुम भी जानते हो। प्रतीक्षा ने दीपेश को समझाना चाहा। मैं कुछ नहीं जानता, ये तुम्हारी समस्या है कि तुम कैसे मैनेज करती हो। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं कर लूंगा, लेकिन अपनी मम्मी को यहाँ पर आने के लिए नहीं बोलूंगा, दीपेश ने साफ साफ शब्दों में कह दिया। दीपेश, तुम मत करो बात, मैं खुद कर लूंगी, प्रतीक्षा ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। इतना कहकर दीपेश वहां से हट गया। लेकिन ये बात तो वो जान ही रहा था कि घर का सब काम मैनेज करना आसान नहीं। मम्मी जी, मैं रास्ते में मोटरसाइकिल से गिर पड़ी। आप पापा जी के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाइए, क्योंकि यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है। प्रतीक्षा आंखों में आंसुओं को भरकर बोली। प्रतीक्षा, आज तुमको अपनी सास की फिर याद आ गई, लेकिन जब मुझको जरूरत थी तब तुमने साफ साफ मना कर दिया था हम लोगों के पास आने के लिए। बेटा, समय बीत जाता है, लेकिन जो घाव दिल में लग जाता है वो शायद कभी भी नहीं मिटता। अगर उस समय भावना जी ने अपनी बहू को ना भेजा होता तो घर कैसे मैनेज होता, तुमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहा। जब मैंने दीपेश को तुम्हें अपने पास भेज देने के लिए फोन किया था, तब इत्तेफाक से दीपेश फोन काटना भूल गया और मैंने तुम दोनों का सारा वार्तालाप सुन लिया था। लेकिन मैं दीपेश को कुछ भी कहकर परेशान नहीं करना चाहती थी। तुमने अपनी माँ को माँ समझा और माँ जैसी सास के लिए साफ साफ मना कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, समय सबका आता है। नीमा जी ने एक एक शब्द को चबाकर बड़ी कठोरता के साथ कहा। सॉरी मम्मी जी, प्रतीक्षा शर्मिंदा होकर बोली, क्योंकि अब तो प्रतीक्षा से इसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं बना। बेटा, मैं सॉरी वॉरी कुछ नहीं जानती, मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, इसलिए मैं तो तुम्हारी तीमारदारी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ पाऊंगी। इतना कहकर नीमा जी ने खुद ही फोन काट दिया। अब समय बदल चुका था। प्रतीक्षा को अपनी बदतमीजी का जवाब मिल चुका था और आज नीमा जी अपने आप को बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।